हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुपकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि जब एंजियोस्पर्मिया होता है, तब हम जब सर्जिकल मतलब ऑपरेटिव मेथड से, ऑपरेशन से टेस्टिस में से स्पर्म्स जो निकालते हैं उसे हम कहते हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स कब आपको एडवाइस किए जाते हैं और वो कौन से स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स होते हैं? क्या ये सच में ये सारी जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है ये सक्सेसफुल आउटकम हमें दे सकते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स में आते हैं टीज़ा, मतलब कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, और माइक्रोटीज़ा मतलब कि माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ये टीज़ा और ये माइक्रोटीज़ा जो है, ये जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है, ये कब एडवाइस किए जाते हैं, यानी कि इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं? तो जनरली जब एंजियोस्पर्मिया होता है, मतलब कि 0 स्पर्म काउंट आपको बताया गया है, तो उसके बाद जब आपको आईवीएफ की टेक्निक आपको सजेस्ट की जाती है, मतलब आपको आईवीएफ एडवाइस किया जाता है, तब ये सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स हम लोग एडवाइस करते हैं। ये जो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है, उसमें हमें स्पर्म मिलने के चांसेस जो है वो कितने रहते हैं, या फिर इसके बारे में हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं? सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स जो है, उसमें स्पर्म मिलने के चांसेस जो है वो आपके हार्मोन प्रोफाइल, आपके कैरियोटाइपिंग, आपके यूएसजी, और यूएसजी में आपका टेस्टिकुलर वॉल्यूम, इस सारी चीज़ों के ऊपर ये जो स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। अब वो क्या हार्मोन्स रहते हैं जो हम लोग कराते हैं? तो उसमें होता है टेस्टोस्टेरॉन, उसके अलावा एफएसएच लेवल, उसके अलावा इस्ट्रोजन लेवल, और थायराइड लेवल, और प्रोलैक्टिन लेवल। तो ये सारे जो हार्मोन प्रोफाइल जो है वो हम लोग आपका कराते हैं। इसमें से एफएसएच लेवल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बता सकता है कि टेस्टिस में स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस कितने हैं। जितना हाई ये एफएसएच लेवल रहेगा, उतना ही सर्जिकली ये स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस जो है वो कम होते हैं, और जितना टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम रहेगा, उतना अगेन सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि और क्या क्या टेस्ट हम कराते हैं। तो कैरियोटाइपिंग मतलब आपका जेनेटिक टेस्टिंग हम लोग कराते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग और वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन, ये भी हम टेस्ट कराते हैं। तो कैरियोटाइपिंग में ये ब्लड टेस्ट होता है, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन ये भी टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट होता है जिसका रिपोर्ट हमें अराउंड 15 to 20 डेज के बाद मिलता है। अब इसमें हमें कैरियोटाइपिंग में बेसिकली अगर नॉर्मल कैरियोटाइप है तो हमें 46XY ऐसा कैरियोटाइपिंग रिपोर्ट मिलता है, और वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन अगर नॉर्मल है तो वाई माइक्रो डिलीशन नॉट डिटेक्टेड ऐसा रिपोर्ट हमें मिलता है। ये नॉर्मल रिपोर्ट होता है। पर अगर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं तो हमें कैरियोटाइपिंग में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या फिर और भी कुछ स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट है, ऐसा रिपोर्ट हमें कैरियोटाइपिंग रिपोर्ट में मिल सकता है। और वाई माइक्रो डिलीशन में एंजियोस्पर्मिया फैक्टर A, B, C ऐसे रिपोर्ट हमें मिल सकता है। इसमें से अगर A और B ये रिपोर्ट आपका मिलता है तो हमें सर्जिकली ये स्पर्म रिट्रीव होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और जब हमें एंजियोस्पर्मिया फैक्टर C ऐसा अगर हमें रिपोर्ट मिलता है तो हमें ये जो इस टीज़ा में स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग यूएसजी स्क्रोटम ये भी कराते हैं। तो ये यूएसजी स्क्रोटम जब हम कराते हैं तो उसमें स्पर्म वॉल्यूम जो है वो देखा जाता है, और ये स्पर्म वॉल्यूम जितना प्रॉपर अच्छा स्पर्म वॉल्यूम है, उतना हमें स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस जो है ये जो टेक्निक्स में वो बढ़ जाते हैं। अब जितना स्पर्म वॉल्यूम कम, स्क्रोटल वॉल्यूम जो है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम वो जितना कम होगा, उतना सर्जिकली ये जो स्पर्म रिट्रीव होने के चांसेस जो है वो कम होंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि टेस्टिकुलर अट्रोपी हो गई है, मतलब वहाँ का जो टिश्यू है उसमें डैमेज हो गया है। तो ये टेस्टिकुलर अट्रोपी जब भी होती है, वॉल्यूम अगर टेस्टिस का कम हो गया है, तो सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और एफएसएच लेवल जितना ज़्यादा, उतना भी सर्जिकली ये स्पर्म रिट्रीव होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। अगर एफएसएच लेवल हमारा नॉर्मल है तो, और हार्मोन प्रोफाइल हमारा नॉर्मल है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया हम डायग्नोसिस जनरली करते हैं, और
ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया अगर है तो उसमें स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। सो आइए जानते हैं कि टीज़ा और माइक्रोटीज़ा ये कैसे किया जाता है, या फिर इनका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स कैसा रहता है। तो जनरली ये जो टीज़ा या फिर माइक्रोटीज़ा होता है ये हम लोग अंडर एनेस्थीसिया, मतलब आपको भूल दे के ये प्रोसीजर होती है। ये डे केयर प्रोसीजर है, मतलब आपको दिन भर में सुबह आपकी प्रोसीजर अगर होती है तो आपको दिन भर में ये प्रोसीजर होने के बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। इसके लिए आपको एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेल बाय माउथ आपको आना होता है, पार्ट्स जो है वो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। टीज़ा ये प्रोसीजर जो होती है वो एक शॉर्ट प्रोसीजर है, एक हाफ एन आवर की प्रोसीजर होती है। इसमें जो टेस्टिस में से हम लोग स्पर्म्स जो है वो निडल की सहायता से एस्पिरेट करते हैं। तो इसमें वैक्यूम अप्लाई करके ये जो स्पर्म्स है वो हम लोग टेस्टिस में से डायरेक्टली ही निडल की सहायता से ये स्पर्म जो है वो एस्पिरेट करते हैं। इसे हम टीज़ा कहते हैं। सो अगर आपका हार्मोन प्रोफाइल नॉर्मल है, आपका सोनोग्राफी नॉर्मल है, आपका कैरियोटाइपिक रिपोर्ट नॉर्मल है और आपका ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया ऐसा डायग्नोसिस है तो आपके केस में स्पर्म रिट्रीवल के चांसेस जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और आपके सेल्फ स्पर्म से ही आपको एम्ब्रियोज आपके बन सकते हैं, हेल्दी एम्ब्रियोज बन सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो रह सकती है। सो दिस वाज अबाउट टीज़ा। इसके अलावा माइक्रोटीज़ा भी एक रिसेंट एडवांस आया है। अब जिनके केसेस में थोड़ा सा एफएसएच लेवल रेज्ड है, जिनमें प्रीवियसली ऐसे केसेस में सक्सेस नहीं मिला है और भी कोई प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्मोन लेवल रेज है या फिर टेस्टिस में वॉल्यूम जो है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम जो है वो कम है, या फिर टेस्टिकुलर कॉज ऑफ अजोस्पर्मिया है, मतलब कि टेस्टिस में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अजोस्पर्मिया है। तो ऐसे केसेस में माइक्रोटीज़ा हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं। अब ये माइक्रोटीज़ा में ये माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग प्रॉपरली टेस्टिकुलर टिश्यू जो है वो देखा जाता है। सो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, अराउंड 1 to 1.5 आवर्स का ये ऑपरेशन होता है, जिसमें टेस्टिकुलर टिश्यू जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे प्रॉपरली देखा जाता है। और इसके बाद इसमें जहाँ पे भी हमें एरियाज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दिखते हैं वहाँ से जो टेस्टिकुलर टिश्यूज जो है वो लिया जाता है और ये जो टिश्यू है वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख के फिर उसमें से स्पर्म्स जो है वो मिलते हैं कि नहीं, ये एग्जामिन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा माइक्रो सर्जिकल टेक्निक होता है और ये प्रॉपर एक्सपर्ट जो इसमें है जैसे कि एंड्रोलॉजिस्ट जो है वो जनरली ये माइक्रो सर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन ये करते हैं। सो लेकिन माइक्रोटीज़ा भी जिनमें एफएसएच लेवल रेज है या फिर टेस्टिकुलर अट्रोफी जिनमें उनमें भी ये माइक्रोटीज़ा से हमें स्पर्म्स मिले हैं जिनका एफएसएच लेवल रेज है ऐसा बोला गया है, या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया जिनमें है उनमें इससे सर्जिकली स्पर्म रिट्रीव हुए हैं और उनमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और काफ़ी सारे रिसर्चेस जो है वो अवेलेबल है। अब ये जानेंगे कि इनका पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी कैसे होता है। सो पोस्ट ऑपरेटिवली एज आई टोल्ड कि ये डे केयर प्रोसीजर्स होती हैं, तो इसमें आपको उस दिन के लिए ही पोस्ट ऑपरेशन 3 to 4 आवर्स के लिए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। उसके बाद आपको फॉलोअप के लिए आफ्टर 7 days बुलाया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ पेन किलर्स आपको दिए जाते हैं। सो ये जो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है ये सेफ टेक्निक्स है। अगर आपको कभी कभी सीवियर ओट्स होता है या फिर सीवियर अस्पैनोस्पर्मिया होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर 0 स्पर्म काउंट है मतलब कि टोटली ही सारे ही स्पर्म इमोटाइल है, तो उस केसेस में भी कभी कभी टीज़ा जो है वो एडवाइस किया जाता है। अगर हमें डेड स्पर्म्स मिलते हैं तो पेंटॉक्सीफाइलिन नामक एक रिएजेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें जो इमोटाइल स्पर्म है वो लाइव है कि नहीं ये देखने के लिए ये पेंटॉक्सीफाइलिन नाम का हम रिएजेंट यूज़ करते हैं। और पेंटॉक्सीफाइलिन अगर यूज़ करने के बाद हमें ये जो स्पर्म है इसमें हमें कुछ मूवमेंट दिखती है तो ये स्पर्म हम ज़रूर इक्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स जो है वो हम आईवीएफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अजोस्पर्मिया है लेकिन आपको सेल्फ स्पर्म से अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो ये जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है ये हमें काफ़ी मदद कर सकती है। ये एडवांस
टेक्नोलॉजीज़ हमारे IVF में आए हैं, जिससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला है इवन इन द पेशेंट्स जिनमें अजोस्पर्मिया है। सो टीज़ा और माइक्रोटीज़ा एक उसमें भी रिसेंट एडवांस है। सो ये जो सर्जिकल रिट्रीवल टेक्निक्स हैं उनसे इवन जिनको जीरो स्पर्म काउंट है ऐसे मेल पार्टनर्स में भी पॉजिटिव प्रेगनेंसी हमें मिली है। सो ये जो माइक्रोसर्जिकल या फिर टीज़ा जो है, ये जो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स है, ये एक प्रकार से रिसेंट एडवांस हमारे IVF में आया है, जिससे कि हमें जब लो स्पर्म काउंट या फिर अजोस्पर्मिया है उसमें हमें प्रॉपर सक्सेस मिलने में, सेल्फ स्पर्म से ही हमें सक्सेस मिलने में मदद होती है। सो आई होप ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम इनफर्टिलिटी रिलेटेड और वुमेन हेल्थ रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अगर हमारा कुछ वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो थैंक यू सो मच। डू शेयर if you find this video informative, do share this video. Thank you so much.